हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें सुकमियों को दिखाते हैं। सोहो और वैंड्यू सुकमियों के पास होते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से अभी निकलना होगा क्योंकि हम नहीं जानते कि उसका इरादा कब बदल जाए। सुकमियों कहती है कि ठीक है, लेकिन बाकी के दो हुरांग कहाँ पर हैं? मैक्जून और मोमयोन को दिखाते हैं। मोमयोन कैद खाने को देख रहा होता है तो मैक्जून कहता है कि क्या तुम अकेले उनको निकालने का सोच रहे हो? ऐसा मत करना, अगर राजकुमार को पता चला कि तुम उन्हें निकालने वाले हो तो वो आरो को मार डालेगा। तो मोमयोन कहता है कि फिर मैं और क्या करूं? फिर सुकमियों को सभी हुरांग के साथ दिखाते हैं जो जाने वाले होते हैं। सेनापति वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि राजकुमार की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आ सके, हम इसके लिए माफी चाहते हैं। और फिर बातें करने के बाद सुकमियों सभी हुरांग के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जिसे कैथी बातें सुना रहा होता है कि तुम तो कह रही थी कि वो लोग हमें अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन वो लोग तो अब चले गए हैं। तुमने हमें झूठी उम्मीदें दिलाई और अब तुम्हारी वजह से यहाँ पर रहना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। हमसे पहले जो लोग मारे गए हैं वो ज्यादा खुशनसीब थे, उन्हें कम से कम मरने से पहले भूखा और परेशानी में तो नहीं रहना पड़ा था ना। तो आरो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कैरी गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। तो आरो कहती है कि चाहे हमें मौत ही क्यों ना आ जाए हमें फिर भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बिना किसी उम्मीद के मर जाना ये कायरता होगी। हम मर ही क्यों ना जाए फिर भी हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और अगर हम जिंदा रह गए तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हमें खुद को तैयार रखना होगा भागने के लिए। हमें ये मौका भी जल्दी ही मिलेगा। फिर हमें मोमयोंग और मैक्जून को दिखाते हैं जो कैद खाने के पास होते हैं और कहते हैं कि हमें इन सबको बेहोश करना है और इस तरह से करना होगा कि किसी दूसरे को पता न चले। फिर मोमयोंग और मैक्जून कैद खाने के पास मौजूद सभी सिपाहियों को बेहोश करते हुए कैद खाने के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर कैद खाने के ताले तोड़ते हुए कैदियों को बाहर निकालते हैं। मोमयोंग सबसे पहले आरो को देखता है कि वो वहीं पर तो है ना। जैसे ही सभी कैदी बाहर आते हैं और वो जाने लगते हैं तो उनके हर तरफ सिपाही आ जाते हैं। सेनापति कहता है कि हमारे राजकुमार ने बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए तुम सबको यहाँ से जाने दिया और तुम यहाँ के कैदियों को आकर भगा रहे हो। मैक्जून कहता है कि हम लोग बिना हथियार के यहाँ पर आए थे, तुम्हारे राजकुमार ने हमें कैदी बनाया और हमें धमकाया, और अगर तुम व्यक्ति और शिला के दरमियान जंग नहीं चाहते हो तो हमें शांति से यहाँ से जाने दो। सेनापति कहता है कि इसका मतलब मैं यही समझूंगा कि तुमने अपनी कब्र खुद ही खो दी है। आरो कहती है कि ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी, हम शांति से भी तो बात कर सकते थे ना। तो मैक्जून कहता है कि उसका कोई फायदा नहीं था। फिर सेनापति सिपाहियों को मारने का कहता है। मोमयोंग और मैक्जून सिपाहियों को मारने लगते हैं। सुहो और वैंड्यू भी वहाँ पर आ जाते हैं। मोमयोंग उनसे कैदियों को लेकर जाने का कहता है। सुहो और वैंड्यू कैदियों को बाहर लेकर आ जाते हैं और मोमयोंग और मैक्जून भी बाहर आ जाते हैं और बेगची के सिपाही उनके पीछे नहीं होते हैं। और ये सारी राजकुमार चैंग की चाल होती है। उसने जानबूझकर कैदियों को यहाँ रखा होता है ताकि जब हुरांग उन्हें निकालने के लिए आए तो सबको मार दिया जाए। सेनापति आता है और राजकुमार से कहता है कि आपके कहने के मुताबिक हमने उन सबको जाने दिया है। तो राजकुमार चैंग कहता है कि अब वक्त आ गया है शिकार करने का। फिर हमें सभी हुरांग और कैदियों को दिखाते हैं। जैसे ही कैदी खुश होने लगते हैं कि हम बच गए हैं तो तीर आते हैं और उन सबको लगते हैं। सब देखते हैं तो राजकुमार चैंग अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर आए होते हैं और राजकुमार चैंग ही सबको तीर मार रहे होते हैं। फिर राजकुमार चैंग एक तीर पकड़ते हैं और मोमयोंग पे निशाना बांधते हैं। सुहो उसे देख लेता है और वो मोमयोंग के आगे आ जाता है जिससे तीर सुहो को लग जाता है। सेनापति राजकुमार से कहता है कि हम शिला की सीमा के बहुत करीब हैं। राजकुमार कहता है कि ठीक है, फिर हम अपने शिकार को यहीं पर मार देते हैं। फिर एक एक करके उसके सिपाही तीर चलाने लगते हैं जो कि कैदियों को लगते हैं। जिस बच्चे की मदद आरो ने की थी उसकी माँ को भी तीर लग जाता है और वो मरते हुए भी अपने बेटे के बारे में ये सोच रही होती है। फिर राजकुमार के सामने मोमयोंग और मैक्जून खड़े होते हैं। राजकुमार कहता है कि ये तो शेर नहीं बल्कि जाल में फंसा हुआ चूहा निकला। और फिर मोमयोंग से कहता है कि चलो अब हम जंग को खत्म करते हैं। तो मोमयोंग कहता है कि मुझे लगा था कि हमारा मुकाबला और जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन शायद आपको अपनी हार कबूल नहीं हो रही। तो राजकुमार चैंग कहते हैं कि उस मुकाबले से मुझे कुछ खास सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है। तो मोमयोंग कहता है कि चलो फिर आपकी और मेरे दरमियान में एक और मुकाबला कर लेते हैं। तो राजकुमार कहते हैं कि नहीं, इस बार तुम सब लड़ोगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी जिंदा वापस जाए। तो मोमयोंग अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो मैं तुम्हारा सामना जरूर करूंगा। तो राजकुमार कहते हैं कि यानी तुम हार नहीं मानोगे, और अपने सेनापति को इशारा करता है। तो सेनापति सभी सिपाहियों को निशाना बांधने का इशारा करता है, लेकिन जैसे ही तीर छोड़ने के लिए वो इशारा करने वाला होता है तो सेनापति को आकर एक तीर लगता है और सभी सिपाहियों को भी तीर लगते हैं। और फिर शिला के झंडे लिए हुए हुरांग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हुरांग मास्टर आते हैं और कहते हैं कि लगता है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आया हूँ और मैंने तुम लोगों को यहाँ पर किस काम के लिए भेजा था और तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, लेकिन फिर भी मुझे फख्र है कि तुम मेरे हुरांग हो। और राजकुमार से कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन इस वक्त तुम शिला की जमीन पर खड़े हो। हाँ, हो सकता है कि तुम शिकार करते हुए जंगल में खो गए हो और तुम्हें पता न चला हो कि तुम कहाँ पर हो, और तुम मुझे बेगची के राजकुमार तो नहीं लगते हो जो हमारे हुरांग का इस तरह से पीछा कर रहा है, जिन्हें हमने बिना सिपाहियों के बेगची भेजा था। और अगर तुम राजकुमार नहीं हो, शिकारी नहीं हो, तो जरूर तुम कोई लुटेरे होगे जो बहुत ही मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तुम इस तरह बिना बताए हमारी जमीन पर आ गए तो हमें
लगा शायद हम पर किसी ने हमला कर दिया है। और फिर होरांग मास्टर इशारा करते हैं और सभी होरांग उन पर निशाना बांधते हैं। तो राजकुमार कहते हैं कि तुमने होरांग कहा ना। और फिर आगे आते हैं और कहते हैं कि शेर का शिकार करने में मैं इतना मसरूफ हो गया कि मुझे पता नहीं चला कि मैं कहां पर पहुंच गया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी अनजाने में की हुई गलती को माफ कर देंगे। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि जरूर, क्यों नहीं। और फिर वो मोमियोंग से कहता है कि हमारे जंग का कर्ज बाकी रहा और अगर फ्यूचर में मैं कभी तुमसे मिला तो तुम्हारा शिकार जरूर करूंगा महाराज। और होरांग मास्टर भी देखते हैं कि ये मोमियोंग को महाराज क्यों कह रहा है। और फिर राजकुमार चैंग अपने सिपाहियों के साथ वापस चला जाता है। क्वीन जीसू को इन सब के बारे में पता चलता है तो वो खुश हो जाती है। किम सियोक कहते हैं कि क्या सच में वही होरांग हमारा महाराज है, क्योंकि सब लोग तो यही बातें कर रहे हैं कि मोमियोंग हमारा महाराज है और वो सिला को मजबूत बनाएगा। फिर हमें आन जी को दिखाते हैं जो लोगों की बीमारी को देख रहा होता है जो बहुत ही तेजी से फैल रही होती है और उनके पास से जड़ी बूटियां भी खत्म हो गई होती हैं। फिर हमें योंगशिल को दिखाते हैं जो राज्य की सारी जड़ी बूटियां खरीद कर अपने पास रख चुका होता है। स्कारमैन उसे आकर बताता है कि वो सभी सही सलामत वापस आ गए हैं। तो योंगशिल कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ है। मैक्सोन को दिखाते हैं जो मोमियोंग की बहादुरी के बारे में ही सोच रहा होता है। इतने में ही वो आरो को देखता है और उसके पास मोमियोंग आता है। मोमियोंग कहता है कि मैं तुम्हें कस के गले लगाना चाहता था। तो आरो कहती है कि तुम्हारी चोट कैसी है, मुझे अपनी चोट दिखाओ। तो मोमियोंग आरो को हक कर लेता है और मैक्सोन भी उन दोनों को ही देख रहा होता है। मोमियोंग कहता है कि मुझे माफ करना, तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। तो आरो कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने ये सब कुछ मेरे लिए ही किया है। मोमियोंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें ना बचाता तो मैं पागल हो जाता। मैं भाग के तुम्हारे पास आना चाहता था और मैं बहुत दिनों से तुम्हें बताना चाहता हूँ। और फिर हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर ये कहते ही मोमियोंग आरो को किस कर लेता है और मैक्सोन भी उन्हीं को देख रहा होता है। फिर मैक्सोन जाता है और तीरंदाजी करता है और इस दौरान वो मोमियोंग और आरो के बारे में सोच रहा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर हमें आरो को दिखाते हैं तो छोटे बच्चे को लेकर पीजू के पास आती है और पीजू से कहती है कि तुम इसे रख लो। पीजू कहता है कि मेरी आज तक शादी नहीं हुई है तो मैं अकेला इस बच्चे को कैसे संभालूंगा। तो आरो कहती है कि शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं। पहले तो पीजू बच्चे को रखने से इनकार कर देते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा उनके पास जाता है तो पीजू मान जाते हैं। फिर आरो सुयोंग के साथ होती है और कहती है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। तो सुयोंग कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ये दुनिया बहुत ही उदास और बुरी लग रही है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम सब जिंदा क्यों हैं यहाँ पर। आरो कहती है कि अब तुम्हारा भाई और बहनरियो दोनों तो सही सलामत वापिस आ गए हैं, फिर मसला क्या है। सुयोंग कहती है कि जब से बहनरियो वापिस आया है वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया या उसे कोई और लड़की तो नहीं मिल गई। आरो कहती है कि वहाँ पर ये सब कुछ सोचने का हमारे पास वक्त नहीं था और प्यार मोहब्बत में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, तुम थोड़ी देर सब्र करो। फिर होरांग रे में बहनरियो को दिखाते हैं जिसके पास खांगसांग आता है और कहता है कि तुम योंगशिल की बात सुनते क्यों नहीं हो और पहले मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ लेकिन अब तो मुझे तुम पे तरस आ रहा है। बहनरियो कहता है कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है, साफ साफ बोलो। तो खांगसांग बहनरियो को योंगशिल का खत देता है जिसमें उसने नाराजगी का इजहार किया होता है। खांगसांग कहता है कि अब तो योंगशिल गुरु को भी तुमसे कोई उम्मीद नहीं रही। बहनरियो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। खांगसांग कहता है कि इतने गुस्से में तो मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। बहनरियो गुस्से से खांगसांग को पकड़ लेता है तो खांगसांग बहनरियो पे हंसता है और कहता है कि तुम जरा जाकर अपनी शक्ल तो देखो। और फिर खांगसांग वहाँ से चला जाता है। मोमियोंग को दिखाते हैं तो चुपके से आरो को देख रहा होता है और आरो के पास जाने वाला होता है। इतने में ही सुहो आरो को आवाज देता है। मोमियोंग सुहो को देखकर चुप जाता है। फिर आरो सुहो से उसके जख्म के बारे में पूछती है और उसे कहती है कि रूम में चलो, मुझे तुम्हारा जख्म देखना है। मोमियोंग कहता है कि इसे भी अभी आना था क्या। फिर आरो सुहो का जख्म देख रही होती है और उसे तीर देती है जो उसके कंधे पर लगा था। सुहो कहता है कि ये है वो तीर, मुझे इससे बहुत दर्द हुआ था। तो आरो कहती है कि तुम्हें ये जख्म मेरे भाई की जान बचाते हुए हुआ है। सुहो कहता है कि वो मेरा दोस्त है इसलिए। तो आरो कहती है कि दोस्ती में कोई भी इतना नहीं करता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सुहो कहता है कि वैसे हम पहले नहीं मिले हैं ना, मुझे लगा था कि मैं सुयोंग की सभी सहेलियों से मिल चुका हूँ, वैसे अच्छा ही है, तुम बाकियों जैसी नहीं हो। फिर मोमियोंग भी वहाँ पर आता है और सुहो से पूछता है कि तुम कैसे हो। आरो बहुत ही आराम से मरहम लगा रही होती है तो सुहो एक हाथ से मरहम पकड़ते हुए दूसरे हाथ से आरो को पकड़ लेता है, लेकिन मोमियोंग आरो की तरह आराम से मरहम नहीं लगाता है। तो सुहो कहता है कि अब तो मुझे पहले से भी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मोमियोंग कहता है कि नहीं, तो वो इतने प्यार से मरहम लगा रही है और फिर सुहो को थैंक यू कहता है। सुहो कहता है कि थैंक यू इसलिए। तो मोमियोंग कहता है कि उन सब के लिए जो तुमने मेरे लिए किया। फिर आरो और मोमियोंग बाहर होते हैं। आरो कहती है कि मुझे अब फील हो रहा है कि हम सच में घर आ गए हैं। तो मोमियोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम घर वापस नहीं आ पाओगी। आरो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता था कि तुम मेरे साथ हो तो मुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता और मैं तो यही सोच के खुश थी कि कोई है जो मुझे बहुत प्यार करता है। अब अगर मैं मर भी जाती तो मुझे दुख ना होता। तो मोमियोंग कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, चाहे हालात कैसे भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हें सबसे पहले चुनूंगा। जो चीज मुझे तकलीफ देती है वो है तुम्हें तकलीफ होना, और अगर तुम्हें सच में मेरी फिक्र है तो तुम बस
अपना ख्याल रखो। और फिर मोमयोंग आरो से वादा भी लेता है कि वो हमेशा अपना ख्याल रखेगी। आरो मोमयोंग से वादा कर लेती है तो मोमयोंग कहता है कि ये लड़की कैसी है? अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छी है। आरो कहती है कि लेकिन मेरी नजर में तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। फिर वो दोनों जाने लगते हैं तो हानसियोंग उन दोनों को ही देख रहा होता है। फिर हानसियोंग के पास जुयोन आता है। हानसियोंग कहता है कि क्या ये दोनों सच में बहन भाई हैं? क्योंकि मुझे तो ये दोनों बहन भाई नहीं लगते हैं। जुयोन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? और मोमयोंग ने सूहो से सीखा है कि अपनी बहन का ख्याल कैसे रखते हैं, लेकिन हाँ, इन दोनों में बहन भाई जैसा कुछ लगता नहीं है। हानसियोंग कहता है कि अगर मोमयोंग ही महाराज है तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों बहन भाई नहीं है, तो फिर ये दोनों कौन है? फिर आरो और मोमयोंग नदी के पास होते हैं और नदी के दरमियान से गुजर रहे होते हैं और मोमयोंग नदी में गिर जाता है। आरो कहती है कि ये क्या हुआ? तो मोमयोंग उसके चेहरे पर कुछ लगने का नाटक करता है और उसको किस कर लेता है। फिर सभी होरांग की क्लास होने वाली होती है और होरांग मास्टर उनके पास आते हैं और बाद सभी होरांग को शेरो शायरी के बारे में बताते हैं। फिर होरांग मास्टर मैकजोन को एक शेर पढ़ने का कहता है जिसका अनवान होता है बड़ा चूहा। फिर मैकजोन के शेर पढ़ने के बाद होरांग मास्टर सबको उसका मतलब बताते हैं और कहते हैं कि बड़े चूहे से मुराद है महाराज, जो हमेशा अपनी आवाम से छुपते रहते हैं, बिल्कुल चूहे की तरह जैसे वो खेत बर्बाद करता है। और अगर महाराज ही आवाम के एहसानों पर चलने लगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग उस महाराज को छोड़ देंगे। और इन सब बातों से होरांग मास्टर का सिर्फ यही मतलब होता है कि जब बेगजी में महाराज के बारे में पूछा गया था तो मैकजोन आगे क्यों नहीं आया, और अगर वो इसी तरह से सबसे छुपता रहा तो एक दिन सब उसे छोड़ देंगे और किसी और को ही महाराज बना लेंगे। फिर होरांग मास्टर के पास वॉरियर लू आते हैं। होरांग मास्टर कहते हैं कि आप यहाँ पर बिना महारानी के कैसे आ गए? तो वॉरियर लू कहते हैं कि जो होरांग बेगजी गए थे महारानी उन्हें सम्मान देना चाहती हैं। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि क्या सिर्फ उन्हीं को? क्या महारानी को ये नहीं पता कि मैं होरांग को लेकर गया था और उन सबको वहाँ से जिंदा सलामत वापस लेकर आया था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो यकीनन उन्हें नहीं पता होगा। फिर हमें आंजी को वॉरियो के साथ दिखाते हैं। वॉरियो कहते हैं कि यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, तुम्हें चाहिए कि तुम वापस चले जाओ, कहीं तुम भी बीमार ना हो जाओ। आंजी कहते हैं कि तुमने कहा था कि जड़ी बूटियां लाने का कोई तरीका है, तो वो क्या है, तुम मुझे बताओ। वॉरियो कहते हैं कि अब चाहे हमें पता चल ही क्यों ना जाए, लेकिन हम उसे यहाँ पर नहीं ला सकते। और आंजी से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि गुलामों को राज्यों में आने की इजाजत क्यों नहीं है? आंजी कहते हैं कि गुलामों को इसलिए रोका जाता है ताकि बड़े खानदान के लोगों को सेफ रखा जा सके। वॉरियो कहते हैं कि तुम कितने मासूम हो, ये जगह सोने की कान है। शाही खानदान को और योंगशिल गुरु को यहीं से तो सोना मिलता है। गुलाम दिन भर मेहनत करके उस सोने को निकालते हैं और योंगशिल के आदमी वो सोना लेकर चले जाते हैं, और वो लोग इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि गुलामों को पता न चले कि वो सोना इकट्ठा कर रहे हैं। आंजी कहते हैं कि यानी वो लोग लालच में आके इस जगह को राज्य से अलग करना चाहते हैं। वॉरियो कहता है कि सिर्फ सोने के ही लालच में नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में वो इलाका का महाराज भी बनना चाहता है। और अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा, या फिर ऐसा कुछ करो कि तुम वो सभी जड़ी बूटियां यहाँ पर ला सको। फिर सुकमियो, सभी होरांग और आरो महल आते हैं। क्वीन जीसू मोमयोंग को अंदर बुलाती है। क्वीन जीसू मोमयोंग से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन ने बेगजी में हमारी बहुत मदद की है, इसलिए मैंने उसे वोनवा बनाने का सोचा है। मोमयोंग कहता है कि क्या मेरे साथ खेलकर आपको सुकून नहीं मिला? क्वीन जीसू कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम में ताकत लाने की वही वजह है, और जिस तरह से तुम सबके सामने महाराज बने हो तो महाराज बनने का ढोंग करते रहो। मैं इस राजगद्दी के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और उसके लिए मैं सारी आवाम को, अपने बेटे को और तुम्हें भी बेवकूफ बना सकती हूँ। और मेरे बेटे की हिफाजत के लिए जरूरी है कि सभी तुम्हें ही महाराज समझे और हर आने वाली मुसीबत तुम पर आए। और तुम्हें ये सब कुछ तब तक करना होगा जब तक कि मेरा बेटा सिंहासन पर नहीं बैठ जाता। और अगर तुम अपनी बहन की सलामती चाहते हो तो वही करना जो मैं तुमसे कहूंगी। फिर आरो सूहो और बैंड्रो के साथ होती है और कहती है कि उसे इतनी देर हो गई है, आखिर क्या बात करनी है उसे, और अभी तक वो आया क्यों नहीं? सूहो हंसते हुए कहता है कि हो सकता है उन्हें कोई जरूरी बात करनी हो। तो आरो कहती है कि मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी। फिर सूहो बैंड्रो से कहता है कि तुम्हें सुबह से क्या हुआ है? तो बैंड्रो कहता है कि अपने काम से काम रखो। तो सूहो कहता है कि फिर से वही तेवर। फिर आरो कहती है कि मैकजोन कहाँ गया है, उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैकजोन को दिखाते हैं जो अपनी बचपन की जगह होता है और पत्थर के नीचे से एक मूर्ति निकालता है। इतने में वहाँ पर सुकमियो आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो? मैकजोन कहता है कि मैं रास्ता भटक गया था और गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। तो सुकमियो कहती है कि इस जगह पर कोई भी गलती से नहीं आ सकता, इस जगह के बारे में तो महल के दास दासियों को भी नहीं पता है, तुम यहाँ पर किसी खास वजह से आए हो। और सुकमियो रो रही होती है। मैकजोन कहता है कि नहीं, मैं बस भटक गया था। मैकजोन जाने वाला होता है तो सुकमियो उसका महाराज वाला मैकजोन नाम लेती है, उसके आगे तलवार करती है और कहती है कि यहाँ से हिलना भी मत। और फिर मैकजोन के चेहरे को देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें कैसे पहचान नहीं सकी, और आखिर तुम कब से इस तरह से जी रहे हो? तो मैकजोन कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि कितनी देर